आपस में मिलाएं। Rub your palm, put on your face. Under your palm, open and close your eyes, hold face. हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए धीरे धीरे। ओके, नमस्ते एवरीवन। हम लोग कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। चलिए, ओके। कल हमने क्या देखा था? कोई एक व्यक्ति बताइए, माइक अनम्यूट करके। किन्हीं को सर याद क्या नहीं बोलते है? हैं, मुझे याद है। बताइए। क्या बोलते हैं, कफ के टाइप्स देखे थे सर, निद्रा के प्रकार देखे थे। मीन्स पहले हमने क्या बोलते हैं आयुर्वेद के 3 स्तंभ पढ़े उसमें, फिर उसके बाद निद्रा, और फिर ब्रह्मचर्य, और उसके बाद लास्ट में एक मैथुन के टाइप्स देखे थे, और उसके बाद एक छोटा सा और कुछ सप्त टॉपिक धातु, पढ़ा था। सप्त धातु। धातु। बिल्कुल। सप्त धातु के नाम बताइए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है। और पंच महाभूत कौन कौन से हैं? क्योंकि उससे रिलेटेड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको पता होना क्या चाहिए कि बोलते क्या। हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। अग्नि कौन कौन से हैं? कितने प्रकार के अग्नि हैं? 13 प्रकार की अग्नि है सर। एक जठराग्नि होती लक्ष्मी जी है, आप 7 है। लक्ष्मी जी आप माइक म्यूट रखिए। पुष्पा जी बताइए, पुष्पा जी। बाकी लोग टाइप कीजिए ना अगर। पूजा जी बताइए, कौन कौन से अग्नियां हैं? मैंने बताया है ना, कितनी बार चर्चा करी है क्लास में ना, तो पता होना चाहिए। बहुत बार मैं एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ाता हूँ। जी मनीषा जी बताइए। सर 13 प्रकार की अग्नि है सर। जठराग्नि, सप्त धातु उसकी अग्नि 7, जठराग्नि 8 और 5 पंच जो महाभूत है उनकी अग्नि। बिल्कुल, इस बहुत टाइप में 13। जी। तो टोटल 13 जो है अग्नि। आप क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड है ना टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। चलिए, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। बढ़िया। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। नहीं पेपर आ गया सिर पे। कोई नहीं, हम जल्दी खत्म कर देंगे इसको। थोड़ा हम फास्ट ही पढ़ेंगे, फिर डीप नहीं पढ़ाएंगे इसको, है ना? स्क्रीन शो हो रहा है आप लोग को? जी सर। यस सर। हमने देखा था, है ना? सप्त धातु देखा था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7। और ये सबसे पहले रस, ये सीरीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इसको हम टिश्यू एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है? रस का प्लाज्मा भी कहते हैं, लसिका लिम्फ जिसको कहते हैं रक्त, हेमोग्लोबिन मांस मस्कुलर टिश्यू, मेद जिसको हम एडिपोज टिश्यू या तो फिर फैट कहते हैं, अस्थि बोन, मज्जा जो आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, क्या बोलते हैं, बोन के बीच में जो रहता है, बोन मैरो, स्पॉन्जी खोखला सा एरिया रहता है सर। खोखला, हाँ बिल्कुल। जो लेग पीस, इन सेंस कह सकते हैं, लेग पीस के अंदर जो रहता है बीच में, जो नॉनवेज खाते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है? इसके बाद शुक्र, मेल में वो स्पर्म या फिर के रूप में रहता है। और शुक्र में यहाँ रज से समझो ना, शुक्र अगर फीमेल में समझना है तो रज से समझना, और मेल में ये स्पर्म के रूप में, ठीक है? तो ये कब बनता है? जब हम आहार लेते हैं तो डाइजेशन जब होता है तो जठराग्नि वर्क करता है उस टाइम पे ना, डाइजेशन, और वो टुकड़ों में बांटता है। इसके बाद इस पे जो है
पंचाग्नि की क्रिया होती है, इसके बाद धाताग्नि की क्रिया होती है। और जितने भी उसमें बनता है ना, एक तो जितनी भी क्रियाएं होती है उस टाइम पे सार और भाग और फिर किट भाग बनता है, जो हमारा यूज्ड मटेरियल हमारे जो बॉडी में लगता है, ठीक है, वो जिससे पोषण मिलता है हमारे शरीर को, और एक भाग उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पंचाग्नि की क्रिया के टाइम पे भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, और ये धाताग्नि की क्रिया के टाइम पे भी ये वेस्ट मटेरियल जो है, जिसको हम मल धातु नहीं, सॉरी, मल के रूप में जानते हैं, वो मल निकलता है। हम आगे देखते हैं। तो जठराग्नि से भोजन का पाचन होता है, उसी क्रिया के फलस्वरूप इन धातुओं की उत्पत्ति होती है, जैसा अभी मैंने कहा। तो पहले क्या होगा जठराग्नि पे, पहले ये सीरीज याद रखना आप, पहला क्या होगा जठराग्नि, इसके बाद पंचाग्नि की क्रिया जो पंच महाभूत है उस पे, और उसके बाद धात्वाग्नि की क्रिया होगा जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, सबसे लास्ट में सोचो शुक्र का निर्माण होता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था कि शुक्र को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, और सबसे बलशाली होता है शुक्र। सारी क्रिया होने के बाद लास्ट में शुक्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो जठराग्नि से भोजन को दो भागों में बांटा जाता है। जठराग्नि की क्रिया हुई तो सार भाग बटा, जिसको हम प्रसाद भी कहते हैं, यहां समझना। एक मिनट, एक मिनट, एक मुझे दे दीजिए। हाँ, स्क्रीन शो हो रहा है, यहाँ देखिए। इसको जो है ना, सार भाग को हम प्रसाद भी कहते हैं, प्रसाद, ठीक है। और किट मतलब मल। सर आपने सार को क्या कहा? प्रसार, दूसरा उसका नाम? प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद खाते हैं ना, हम हाँ जी खाते हैं, जी सर, थैंक वही प्रसाद, ठीक है। इसके बाद ये जो सार भाग है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ये व्यान वायु की सहायता से रक्त के माध्यम से ये सारे शरीर में पहुंचता है। मैंने क्या बोला कि वायु, व्यान वायु कहाँ है? पूरे शरीर में। एक कोई माइक अनम्यूट करके बताइए कितने प्रकार हैं वात के? 5 प्रकार है सर, प्राण अपान समान व्यान उदार। और व्यान कैसे? पूरे शरीर में। तो ये व्यान वायु की सहायता से ही ये पूरे शरीर में पहुंचता है, ठीक है, जिससे रस रक्त आदि सप्त धातुओं का निर्माण और पोषण होता है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट, एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? देखो क्या होता है कि जो हमने भोजन ग्रहण किया वो जठराग्नि में जाता है, मतलब अमाशय में जाता है, और वहां पे जठराग्नि के द्वारा उसको सार भाग और किट भाग में बदल दिया जाता है। जठराग्नि कहाँ होता है? कोई व्यक्ति बताइए, मैंने बताया था जठराग्नि का स्थान। पक्वाशय सर। ड्यूडेनम, पक्वाशय। पक्वास है या तो फिर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मध्य भाग और अमाशय का अधोभाग, ठीक है, वहां पे ये जठराग्नि रहता है। और कहते हैं कई कई विद्वान भी कहते हैं कि जठराग्नि जो है पूरे अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, क्योंकि वहां पे भी पाचन की क्रिया होती है। तो कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि पूरे अमाशय, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। बट आपको ध्यान कहाँ रखना है? ड्यूडेनम याद रखना है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? भोजन का पाचन होता है जठराग्नि के द्वारा, और वहां पे भोजन दो भागों में बट जाता है, सार भाग और किट भाग। किट जिसको हम मल कहते हैं, ठीक है। मल कौन कौन से, कितने प्रकार के मल है बताइए? एक व्यक्ति बताइए ना, एक।
बताइए। 3 प्रकार के हैं सर, मूत्र, पुरीस और स्वेद। और श्वेत। इसके अलावा भी कोई होता है क्या? ये मेन है उसके, और क्या बोलते हैं, गौण में तो और होंगे ही ना सर। नेल्स एंड हेयर। सर जैसे आपने सर नाखून पहले बोले। सर जो सर ईयर वाले नाखून और होते हैं। बाल, सर नाखून और बाल भी मल है त्वचा का। ठीक है, ठीक ईयर से है। सर कान ईयर से में जो जैसे वैक्स वैक्स निकलता है, है, वो भी मल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझ गया। तो ये जो भी वेस्ट निकलता है ना, वेस्ट मटेरियल जो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, वो सारे ही मल होता है। चाहे आंखों से हो, नाक से हो, कान से हो, जो भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो हमारा क्या है? मल। तो वो इसके बाद क्या होता है? भोजन जो है सार भाग में बना, और सार भाग फिर वहां पे पंचाग्नि की क्रिया होती है उस सार भाग में, ठीक है। और फिर वो सार भाग पे पंचाग्नि कौन कौन सा होता है? पंचाग्नि कोई बताओ, 5 अग्नि कौन कौन से हैं? सर पंच महाभूतों से रिलेटेड सर, आकाश, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, वायु, आकाश। उसको बोलते ये हैं पंक्ति- आकाश। सर विषम अग्नि, जठराग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, नहीं वो ये सभी प्रकार, समान। नहीं वो प्रकार वो मैं बाद में बताऊंगा, उस पे मत जाइए अभी, ठीक है। अच्छी बात है आप पढ़ के आए हैं, बट वो विषय अलग है। तो पंचाग्नि की क्रिया होती है कौन 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 सा? ये भूताग्नि की क्रिया कौन कौन सा? पृथ्वी का, पार्थिव अग्नि, आप्य मतलब जल। देखो वैसे तो मैं एक चीज बता दूं, सर उसको क्या बोलते हैं, भौमाग्नि, आप्याग्नि, अग्नियाग्नि, वात्याग्नि, और क्या बोलते हैं, आकाशाग्नि करके बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो सारी क्रिया होती है किस पे? सार पे। और फिर वहां से फिर मल, वहां पे भी मल बनता है और सार भाग बनता है, और वो फिर जाके वहां से जो निकला सार भाग, वो फिर वहां पे धात्वाग्नि की क्रिया होती है उस पे, ठीक है। वेस्ट मटेरियल निकल गया, और फिर वहां पे धाताग्नि की क्रिया होती है। कौन कौन से 7 अग्नि है? धाताग्नि, रसाग्नि, शाग्नि, रक्ताग्नि, रक्ताग्नि, मांस अग्नि, मेदाग्नि, मेदाग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि, शुक्र अग्नि। और फिर वहां पे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये फिर निर्माण होता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है एक्चुअली। क्लियर हो गया? हम आगे पढ़ेंगे उसको, मैंने बता दिया एक बार। तो सार भाग व्यान वायु की सहायता से रक्त के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता है, जिससे रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का निर्माण और पोषण होता है। त्रिदोष सप्त धातु पंच महाभूत शरीर, इंद्रियां एवं मन के संपूर्ण क्रियाकलाप से इसी रस धातु से संपन्न होता है। ये रस धातु ना सबसे स्टार्टिंग का होता है, और ये जितने भी दो त्रिदोष हैं, सप्त धातु हैं, पंच महाभूत हैं, शरीर, इंद्रिय, ये सारे का पोषण का काम करता है स्टार्टिंग में। और फिर वहां से आगे का निर्माण, दूसरे धातु का निर्माण होता है, रस से रक्त का, रक्त के मांस से, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। और देखो शरीर का निर्माण, जैसा भी कहा मैंने, शरीर का निर्माण संचालन, संरक्षण, प्रतिरक्षा, संवर्धन तथा पोषण रस धातु के द्वारा ही संपादित होता है। भोजन के द्वारा प्राप्त आयरन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे आंतों के द्वारा, कौन से पहले कौन सा आता है बताओ? स्मॉल आता है या लार्ज? स्मॉल स्मॉल सर, स्मॉल सर। स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, उसके द्वारा अवशोषित होता है, ठीक है। और फिर जो भाग बच गया वो वेस्ट, वो फिर लार्ज में जाता है, और फिर वेस्ट मटेरियल के द्वारा बाहर से निकल जाता है, इस तरह से। शुक्र जो है अंतिम धातु है, और सभी धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है। मैंने क्या कहा? निचोड़ है। जैसे कि दूध, समझ लो दूध है, और दूध से हम घी निकाले, दूध से हम दही जमाए, फिर मक्खन निकाले, मलाई निकाले, और लास्ट में घी बनता है। तो ये जो शुक्र है ना, वो समझो घी है, ठीक। और रस, खाना जो हम खाते हैं वो समझ लो वहां से रस है, बेसिक है, वो दूध के रूप में समझ लो एक प्रकार से।
तो ये प्रोसेस होता है पूरा बनने का, और वही हम शुक्र को वेस्ट कर देते, ये प्रोसेस। तो इसको ध्यान रखना। इसीलिए इसको सबसे बलशाली माना गया, सबसे शक्तिशाली। और इसके बाद ही, यहां तक ही नहीं है, कुछ विद्वानों का ये भी है कि ये जो 7 धातु के अलावा भी एक ऐसा धातु होता है, उसको हम ओज कहते हैं। इसके बाद ओज का निर्माण होता है। देखो, जो धातु होता है वो क्या करता है, वो दूसरे धातु का निर्माण करता है। जैसे रस है तो रक्त का निर्माण किया, रक्त है तो मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। लेकिन सबसे अंतिम क्या है, शुक्र है। तो क्यों इसका नाम धातु पड़ा? इसका भी तो होना चाहिए ना कि भाई ये भी किसी चीज का निर्माण करे। क्योंकि क्या है कि धातु है, वो किसी और धातु का निर्माण करेगा, तभी इसको हम धातु कहते हैं, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो शुक्र तो अंतिम है। तो इसीलिए कई विद्वानों का मत है कि शुक्र के बाद ओज का निर्माण होता है, इसीलिए शुक्र को धातु की संज्ञा दी गई है। समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, समझ में आया। समझ में आ रहा है ना? अगर आप पूछेंगे मैं दोबारा बताऊंगा अच्छे से, ठीक है? नहीं आए समझ तुरंत पूछना है। सर ओज का मतलब, ओज का एग्जैक्ट मीनिंग? ओज मतलब हम आगे, वो हमारा टॉपिक भी है ओज पढ़ना। ओज मतलब तेज, हमारे शरीर में कांति आना, तेज आना, बुद्धि प्रखर होना, वो ओज के वजह से होता है। ठीक है? कहते हैं ना कि सर जैसे कि साधु सन्यासी होते हैं, उनके फेस पे कितना ओज आ रहा होता है। हाँ, ब्रह्मचारी केस पे होते हैं। ऑरा जिनका बहुत बड़ा होता है, ठीक है? अब जैसे कोई इंसान, ये सर्कल है, तो आपने देखा होगा, कोई पिक्चर भी देखते होंगे किसी महापुरुष का, उसके साइड से इस तरह से ऑरा रहता है, येलो इस तरह से बना हुआ। तो जिसका ओज तेज रहता है ना, वो बाहर की तरफ उसका ऑरा फैला रहता है इस तरह से। और जिसको ओज नहीं रहता ना, उसका ऑरा नीचे अंदर की तरफ रहता है, वो बहुत दुर्बल रहेगा, मतलब फेस डल रहेगा, फेस पे कोई ओज ही नहीं है, तेज नहीं है ना? तो तो जिसको शुक्र धातु के बाद ओज का निर्माण होता है, वो बहुत तेज रहता है। ठीक है? इसीलिए शुक्र को कहते हैं कि आप ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, ताकि आप अपना जो ओज है खत्म नहीं होना चाहिए, आपका ओज बना रहना चाहिए, तेज बना रहना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है उपधातु। अब देखो, आपने धातु पढ़ा, जैसे हमने कई प्राण पढ़े होंगे, उप प्राण पढ़े होंगे, वैसे ही यहाँ पे है धातु और उपधातु। उपधातु इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करता है। ठीक है? जैसे धातु था, वो किसी और धातु का या फिर त्रिदोष का, शरीर का पोषण करता है, लेकिन उपधातु जो है किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करता है, इसलिए नाम इसका क्या पड़ा है, उपधातु पड़ा है। ठीक है? ये शरीर को धारण तो करेगा, लेकिन बहुत, परंतु मात्रा में कम होने के कारण किसी अन्य धातु का पोषण नहीं करता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, उपधातु। ये 7 प्रकार का होता है। पहला है अस्तन्य। अस्तन्य यहाँ पे आप ब्रेस्ट से ले सकते हैं। ठीक है? जो महिलाओं में होता है, जो हम स्तन्य को समझ ले, जो दुग्ध उत्पन्न करता है, वो ये स्तन्य। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, ये देखो स्तन्य। ठीक है? इसको आप समझ लो, ब्रेस्ट से ले लो, जिससे हम दुग्ध उत्पन्न करते हैं, मिल्क का सिक्रेशन होता है जहां से। ठीक है? ये स्तन्य। कुंडराएं, कंडराएं, कंडराएं बताओ एनीबॉडी, क्या होता है कंडराएं? गेस, एनी गेसेस? धमनी, धमनी या शिरा? नहीं, चलो कंडराएं नहीं बता दे रहा हूं, रहने दीजिए। कंडराएं कहते हैं टेंडेंस को। ठीक है? टेंडन को कहते हैं। टेंडेंस का मतलब होता है
आपने पढ़ा होगा, बताइए एनाटॉमी में क्या पढ़ा है? टेंडन मतलब हड्डी को मसल्स से जोड़ते हैं वो। बोन टू बोन को जोड़ने का काम करता है कौन? कंडरायन, टेंडन जिसको कहते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड, नहीं ये वसा, इसको हम फैट कहते हैं, ये तो पता ही है आपको। स्नायु मतलब वेन। ठीक है, स्नायु का मतलब होता है क्या? वेन। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्तव। आर्तव का बताओ, आप लोग को पता होना चाहिए आर्तव का मतलब। हाँ सर, पीरियड्स जिससे आते हैं पीरियड्स के लिए मैंने आर्तव की वजह से Exactly, पीरियड आते हैं सर। बिल्कुल, इसको पीरियड समझ लीजिए ना, आर्तव का मतलब। सिराएं, सिराएं मतलब वे नहीं, स्नायु मतलब ये होता है, नर्व होता है, सॉरी। हाँ सर, स्नायु का मतलब मसल्स। नर्व, सर एक बार नर्व, आर्तव नर्व। का मेरे ख्याल से। स्नायु का मतलब नर्व हुआ, और सिराएं मतलब वेन, जैसे आर्तव वेन। और आर्तव पीरियड, पीरियड। ठीक है, पीरियड्स, पीरियड से समझो ना, उस टाइम पे होता है ना आर्तव। सिराएं और त्वचा, स्किन, ये 7 प्रकार के उपधातु है। ये धातु से ही बना हुआ। उपधातु का निर्माण धातुओं से ही होता है, लेकिन उपधातु से किसी अन्य धातु का पोषण नहीं होता, इसलिए इसको हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, सर इसका भी सीक्वेंस है क्या, या जैसे नंबरिंग इसमें की गई वैसे नहीं है, या सीक्वेंस नहीं नहीं, इसका कोई ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई सर आपने स्नायु का क्या बताया था? स्नायु का लास्ट में नर्व, नर्व, नर्व। सर ठीक है, कंडराई का क्या बताए थे? टेंडन। कनेक्टिव टिश्यू जो है शायद। आर्तव को यहाँ पे आप ना रज से भी समझना, रज, रज से समझ। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया उपधातु। और नेक्स्ट आगे बढ़े। जी सर। यस सर। ठीक, किसी कोई टॉपिक समझने में परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखो आगे हम ना, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे ओज के बारे में। देखो, रस धातु से शुक्र धातु के निर्माण के पर्यंत समस्त प्रक्रिया से निर्मित सारा जो सप्तांग सार, ये सारे से लास्ट में जो है ओज बनता है। समझ रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओज। अच्छा, आर्तव से ना एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। मेनोपोज जानते हैं आप लोग कब होता है? पीरियड जब स्टॉप हो जाता है आफ्टर एजेस। आफ्टर 45 या 40 इयर्स जब। हाँ सर। सर चलिए, बहुत बढ़िया, मेनोपोज वही होता है। ओज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, अब इसका आपको महत्व समझ में आएगा। ओज के भी प्रकार हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं, पर और अपर। ठीक है, तो ओज जो है, ओज के निर्माण से ही आपके शरीर में कांति, फेस पे कांति, है ना, बलशाली, मतलब आप स्वस्थ रहते हो। इन समझो कि आप स्वस्थ रहते हो पूरी तरह। और इसका जो स्थान है ना संपूर्ण शरीर में, और विशेषतः कहाँ? हृदय बताया गया है। आपका जो स्थान ओज का जो है विशेषतः हृदय बताया गया है, लेकिन पूरे शरीर में ये व्याप्त रहता है। और ये सबसे अंत में बनता है। शुक्र धातु के बाद ओज का निर्माण होता है। और ओज के ओज 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 की वजह से, अगर आपके शरीर ओज नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप डल हो, बीमार पड़ोगे। ओज के 2 प्रकार बताए गए हैं, पर ओज और अपर। इसकी जो मात्रा है
आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। 2 प्रकार के ओज हैं। पहला क्या है, पर, इसको समझना, और दूसरा अपर। इसकी जो मात्रा है 2 से 8 बिंदु तक, और इसका स्थान का हृदय। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिंदु मतलब आप ड्रॉप से समझ सकते हो, सिर्फ 2 से 8 बिंदु होता है, आप समझो इसको। ठीक है, इतना कम मात्रा में होता है। और अपर ये आधी अंजल, आधी अंजल मतलब आप हाथ में रखते हो ना, दोनों हाथ को जोड़ते हो, जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं तो अंजल, उसको अंजलि कहते हैं। तो पूरे शरीर में अपर की मात्रा आधी अंजल होती है। और कहते हैं कि पर ओज के क्षय होने से मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, पर ओज के क्षय होने से क्या होता है, मृत्यु तक हो सकता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। और इसका निर्माण पार किससे और होता है? अपर का मतलब क्या है एग्जैक्टली? ओज वही बताओ ना। ओज बोले तो एनर्जी क्या सर? आपके चेहरे पे ओज रहता है ना, मतलब तेज 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 तेज। तेज हाँ। कपाल प्रदेश में जो चमक रहता है ना, तेल वाला। कपाल भारती से का कांति येते है ना, कांति, ब्यूटी बोलते हैं ना उसको। हाँ जी, तो ये ओज कहते हैं। मतलब आपके चेहरे पे जो चमक रहती है ना, शाइनिंग रहता है। आप देखने हो किसी के फ्रंटल पे, मतलब कपाल के पास कितना तेज रहता है, साधु संत को देखो एकदम लगेगा कि चमक रहा हो। मतलब कहते हैं ना कि भाई कितना ओज है इसके चेहरे पे, कितना चमक कैसे है सर इसके ये चेहरे पे, के कितना फेस कांति है इसके पे चेहरे पे। ठीक है, और तो ओज के और वजह से सभी व्यक्तियों में विद्यमान है, किसी में कम किसी में ज्यादा। बिल्कुल, किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक है, अब वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र की वजह से होता है। इसीलिए जिसका जो जो वीर्य की रक्षा करता है उसका ओज तेज रहता है ना, चमक आंखों में तेज रहता है। आप उस व्यक्ति के और मात्र से ही स्त्री अगर राज्य की वो जैसे राज्य उसमें ज्यादा वेस्ट नहीं होगा तो ये फिर उसमें उसमें सेम चीज दोनों के लिए ही लागू। अच्छा सर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितने सकारात्मक विचार और जितनी पॉजिटिव चीजें, जितने हम स्ट्रांग, उतना हमारा प्रभाव उतना दिखेगा। अब देखो, ओज के क्षय होने से भी उसमें उत्साह की कमी, बल की कमी, लेजीनेस, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है। नेगेटिविटी और ज्यादा रहेगी, बहुत रहेगी, डिप्रेशन। डिप्रेशन, सही पकड़े। तो पर ओज के पूर्णतः क्षय हो जाने से मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, इसका ध्यान देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। और अपर ओज के क्षय होने से बल, उत्साह आदि की कमी हो जाती है और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओज। ओज समझ में आ गया जो पूछ रहे थे? अब कहते हैं ना कि जिसका ओज तेज रहता है ना, उसके पास बैठने मात्र से हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे कि जो जन लोग होते हैं, साधी जन होते हैं, उनको बहुत उनके साथ साथ उनका ओज बहुत तेज होता है, तो उनके बैठने से उनको हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। और इम्यूनिटी पावर को भी, आपके जो अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको भी बहुत सहारा देता है ओज। ठीक है, उसका स्ट्रांग रहता है, उसका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रहता है जिसका ओज रहता है, ओज जिसके शरीर में रहता है। एक्सक्यूज मी सर, मतलब बिजनेस हम कैसे बोलेंगे, पर ज्यादा अच्छा है या इम्पोर्टेंट या अपर, या किस बेसिस पे क्या इन्हें क्या डिवाइड क्या किया गया है पूछ सर? किस क्या पूछ बेसिस पे इन्हें सर किस बेसिस पे इन्हें डिवाइड करा गया है, मतलब पर और अपर में? ये मात्रा के हिसाब से ना। अब देखो, अभी क्या बताया कितना मैंने, प्रेजेंट है? मात्रा जो है ना, इसमें देखो ओज के 2 प्रकार है, एक पर ओज और दूसरा अपर ओज। पर में सिर्फ 2 से 8 बूंद बूंद जो है रहता है, और उसके क्षय होने से मृत्यु तक हो सकता है।
वहीं पर में क्या होता है, अपर में, सॉरी, आधा अंजिल, इसको कहते हैं अंजिल, दोनों हाथ ऐसे रखते हैं ना सामने, इसको अंजिल कहते हैं। तो आधा अंजिल पूरे शरीर में इसकी मात्रा होती है, और इसके क्षय होने से उत्साह, बल की कमी, निराशा, अवसाद, डिप्रेशन, कई सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो दोनों की मात्रा अलग अलग है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। अब अभी तक आपने जो पढ़ा वो समझ में आया? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, तो हम मल पढ़ते हैं। मल मतलब जो भी वेस्ट चीजें हैं, जो शरीर को मल करता है, मलिन करता है, ठीक है, उसको हम मल कहते हैं। वैसे तो देखो, ये तो अवशिष्ट होता है, लेकिन ये भी, मल भी जो है इस शरीर को धारण करने का काम करता है। ठीक है, तो भले ही ये वेस्ट है, लेकिन इतना भी वेस्ट नहीं है कि जो इसका महत्व नहीं है शरीर में। ठीक है, तो मल भी मल को पोषित करने का काम करता है। ठीक है, तो भोजन देखो यहां मैंने बताया था, और इसको ना दुष्य भी कहते हैं। मल को भी दुष्य का, आगे हम देखेंगे इसको। देखो यहाँ कहा गया है, आदि दोषों को दूषित करने के कारण इसे दुष्य की संज्ञा दी गई है। दुष्य क्यों? क्योंकि ये दोषों को दूषित करता है। ठीक है, देखो भोजन जठराग्नि से गया पाचक अग्नि, ठीक है, और वहां से क्या हो गया, सार भाग और किट भाग में बदला। सार को हम क्या कहते हैं, प्रसाद, और ये किट। सार से फिर क्या हुआ, धातु का निर्माण होता है, और यहाँ मल क्या क्या था, मूत्र, पुरीश का मतलब स्टूल होता है। ठीक है, और तीसरा स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, और ये क्या होता है सर धातु पुरीश? पुरीश मतलब स्टूल, आगे हम पढ़ेंगे। स्टूल जो ठोस के रूप में होता है, और ये लिक्विड जल के, और ये पसीना जो स्किन से निकलता है। देखो यहाँ लिखा होगा ना, मल, पुरीश आदि। इसके अलावा भी होता है, नाखून हो गया, जो वेस्ट हो गया, आंखों से नाकों से जो भी चीजें निकलती हैं वो सारी चीज, और जो वात आदि को, कोई भी दोष को दूषित करे, क्या कहेंगे, दुष्य कहेंगे। अब मल और पंच महाभूत का संबंध, ठीक है, इसको समझेंगे। हमने वहां त्रिदोष और पंच महाभूत का संबंध देखा था। ठीक है, आप लोग बताएंगे वात में कौन से महाभूत की प्रधानता। देखो एक और चीज बता रहा हूँ, आकाश और वायु। देखो दोष में सारे ही, हाँ, दोष में सारे ही पंच महाभूत होते हैं, लेकिन प्रधानता की बात हो, डोमिनेंस की बात हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ वात में आकाश और वायु की प्रधानता होगी। वैसे ही यहाँ पे पुरीष में पंच महाभूत, पांचों ही महाभूत होते हैं, लेकिन प्रधानता क्या होगी, पृथ्वी की होगी। मूत्र में पांचों ही महाभूत होंगे, लेकिन प्रधानता किसकी होगी, जल और तेज, अग्नि। ठीक है, वैसे ही स्वेद, इसमें भी पांचों धातु, पांचों महाभूत होंगे, लेकिन प्रधानता किसकी होगी, तेज की। ठीक है, तो ये वो तपने के कारण ही तो उसमें है ना स्वेटिंग। सर पसीने हाँ, में जल नहीं होगा सर? यहाँ नहीं, पे गर्मी तेज, लगती अग्नि की वजह से। गर्मी से ही तो पानी निकलेगा ना, तो वो जो मेन मुद्दा क्या है, वो किसके कारण होगा? प्रधानता है ना। देखो पांचों महाभूत होंगे, मैंने क्या कहा, प्रधानता की बात हो तो तेज। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद अग्नि के प्रकार, मैंने स्टार्टिंग में भी इसलिए सबसे पूछा था कि हमें आगे पढ़ना है। अग्नि के प्रकार कौन कौन से थे, 13 प्रकार के थे। पहला जठराग्नि, यहाँ सीरीज थोड़ा उल्टा है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा।
पहला नंबर पे जठराग्नि, दूसरा नंबर पे भूताग्नि, पंचमहाभूत जो है, इसलिए इसको पंचमहाभूताग्नि कहते हैं, पंच। और थर्ड क्या है? धाताग्नि। पहले भोजन पे कौन सी क्रिया होगी? जठराग्नि की, फिर भूताग्नि की, इसके बाद धाताग्नि की क्रिया। ओके, अब नेक्स्ट है जठराग्नि। जठराग्नि, इसको पाचक अग्नि या काय अग्नि भी कहते हैं। एक एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है, अब आप लोग बहुत इजीली से समझ पा रहे होंगे। जठराग्नि का स्थान मैंने बताया कि अमाशय और पक्वाशय। देखो यहाँ पे ना बड़ी आंत दिया हुआ है, कई जगह पे लिखता है, लेकिन आप लोग याद रखोगे पक्वाशय, अमाशय और पक्वाशय। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कई जगह पे जो है बड़ी आंत, छोटी आंत, लेकिन मुख्य जो है इसको याद रखना, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जठराग्नि का स्थान। तो अमाशय भी तो अमाशय लिखा हुआ है ना सर इसमें? अमाशय और पक्वाशय, वही कह रहा हूँ ना, अमाशय का अधोभाग और पक्वाशय का मध्य का भाग, ये जठराग्नि का स्थान है। लेकिन कई जगह पे छोटी आंत बड़ी आंत के बीच, नाभि के बीच का जो स्थान है वहां पे भी बताते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, मेन पक्वाशय अमाशय की। देखो जिस प्रकार जठराग्नि क्या करता है ना, देखो सूर्य की रोशनी जब कुओं तालाब में पड़ता है तो क्या करता है? जल को सोखता है। वैसे ही जठराग्नि का काम होता है कि उष्मा को उत्पन्न कर भोजन को पकाना। अब चूल्हे पे गैस खाना बनाते हो, अग्नि से खाना पचता है, वैसे ही यहाँ पे जठराग्नि से खाना का पाचन होता है। ठीक है, और ये जठराग्नि की अवस्थाएं हैं। कुछ देर पहले कोई बता रहे थे ना, ये वो अवस्था है। ये देखो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। विषमाग्नि पहला क्या है? विषमाग्नि मतलब ये वात प्रकृति वालों को ज्यादातर मतलब देखने को मिलता है कि कभी भी तेज हो जाए, मंद हो जाए, कभी सम अवस्था में रहे, है ना, तो ये विषाग्नि होता है। तिच्छाग्नि मतलब अग्नि बहुत तेज है, जल्दी आप कोई खाना खाते हो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका खाना जल्दी पच जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है? पित्त की प्रधानता होती है। पहले विषाग्नि में किसकी प्रधानता? वात की प्रधानता, याद रखना, ये वात, इसमें पित्त की प्रधानता। तिच्छाग्नि में मंदाग्नि, इसमें क्या होगी? अग्नि बहुत कम होती है, कफ की प्रधानता होता है। थर्ड याद रखना, कफ की प्रधानता। और ये चौथा है समाग्नि, सम अवस्था में रहता है। ठीक है, इसमें वात, पित्त और कफ तीनों दोष सम अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं बताई गई है जठराग्नि की। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपकी चुप्पी मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं भूताग्नियां। स्लाइड दिखाएंगे क्या उससे? सर पक्वाशय बोले तो वही जठराग्नि हो जाएगा ना, जठर ही हो जाएगा ना पक्वाशय को? क्या अलग है वो? वही है, उसका स्थान है पक्वाशय। जठराग्नि का जो स्थान है वो है पक्वाशय, है ना, ड्यूडेनम। ओके ओके। आमाशय और दोनों एक ही है ना, पक्वाशय और आमाशय? अमाशय पेट हो गया, स्टमक पूरा, और स्टमक, हाँ पूरा, और उसमें ओके। फिर ड्यूडेनम हो गया, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का स्थान जो होता है ना, ड्यूडेनम, सी स्ट्रक्चर लाइक रहता है वो। ओके ओके, जठराग्नि, जठर और आमाशय। देखो देखो समझो, अमाशय का अधोभाग, पेट का नीचे का स्थान, और ड्यूडेनम का बीच का स्थान पे जठराग्नि रहती है। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
हाँ सर ये तीक्ष्ण अग्नि जो है वो सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें रहता है, मतलब यह सम अग्नि जो है वो सभी में रहता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे अलग अलग सब में? डायबिटिक के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम भी रहते हैं ना जिनको, उनको भी होता होगा ये। तो देखो सिंपल सी बात है, जिसकी अग्नि मंद रहती है वो तो कफ हो गया, ठीक है। जो तीक्ष्ण रहता है, जल्दी खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना पच गया, तो वो पित्त की वजह से होता है। तो ये तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही नहीं। मतलब भाई खाना तो पच गया तो इजिली स्टूल पास हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन का मतलब कम क्या? अग्नि होगी उसमें सर, कम अग्नि होगी उसमें, अग्नि की जल्दी प्रधानता पचेगा। होती है, जिसमें अग्नि की प्रधानता होती है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, दिन में 4 बार भी जाते हैं, मतलब 4 बार फ्रेश होने जाते हैं, तो उसमें तो त्रिव होगी ना, तो उसमें अग्नि की प्रधानता पित्त अधिक होगा ना उसमें। दिन में 3 या 4 बार फ्रेश होते बट उन्हें कोई लूज मोशन नहीं है, ये मतलब उनका रूटीन ही हो जाता है, तो फिर उसमें क्या प्रधान रहेगा सर, ये क्वेश्चन था मेरा। सर कॉन्स्टिपेशन आई थिंक मंदाग्नि वालों को देखो होगा, है ना? वो अगर 3 से 4 बार वॉशरूम जाते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आपका स्टूल इजी, मतलब साफ अगर पेट हो रहा है। जी देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको पेट साफ हो रहा है तो एक बार में ही हो जाना है, मॉर्निंग टाइम पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? पेट नहीं साफ हो रहा है, 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अच्छे से पेट नहीं साफ हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे तिछाग्नि कैसे होगा बताओ? पेट खाना तो पचा ही नहीं। मंदाग्नि होगा अरे उस समय। कुछ कुछ लोग देखा इसलिए बोल रही थी। हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया ना? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखो जबरदस्ती नहीं समझना है, बता देना मुझे, मुझे ऐसे नहीं सर, अच्छे से समझे हैं। हाँ अच्छे सर से समझना तभी समाग्नि बोले आगे तो बढ़ेगा। वात पित्त कफ तीनों ये बराबर रहते हैं क्या सर? समाग्नि। समाग्नि में, हाँ जी हाँ जी। ओके। बराबर का मतलब ये मत समझना ना कि अब इक्वल रेशियो में, नहीं। हर एक शरीर की अपनी होता है। आपके शरीर में हो सकता है 20% वात की ये 40% वात पित्त पित्त और की। कफ, मतलब हाँ सब में अलग अलग हो सकता है, सर हम ठीक है। इसमें ये अलग कह अलग सकते रेशियो। हैं ना कि हमारी बॉडी हेल्दी है, मतलब हेल्दी बॉडी को हम कह सकते हैं कि समाग्नि है। सबकी प्रकृति के अनुसार, हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार से रेशियो रहता है, ठीक है। ओके सर, सर ओके, तो थैंक्स। प्रकृति के अनुसार हम जज नहीं कर सकते ना कि ये वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है, मोटा दुबला, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं जज कर सकते ना हम। आपको मैंने ना 2 क्लास पहले बताया था कि प्रकृति को पहचानना। माइक सर म्यूट कर लीजिए। अब सर इको साउंड आ रहा है, डबल आ रहा है। अभी ठीक है? जी यस सर। सर, अब मैंने बताया था ना कि प्रकृति को पहचानो। एक ग्रुप में भी वो किसी ने भेजा था लिस्ट कि कैसे कैसे 13 प्रकार, 13 मतलब वो था परिमाण, मापने का लक्षण थे कि कैसे कैसे क्या, किसका बाल, चलने का तरीका, स्वभाव, शरीर का परिमाण, आंखें, त्वचा, सबकी कैसी कैसी है, उससे डिफाइन कर सकते हैं अपनी प्रकृति की, आपकी प्रकृति कौन सी है, ठीक है। जो आप एब्सेंट थे लग रहा है, जी सर। तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल डाला होगा तो रेगुलर रहिए। देखिए हमारा ये जो आयुर्वेद की क्लास है ना, रिलेट है, हर एक क्लास दूसरे क्लास से को रिलेट रहता है। आप मिस करेंगे ना तो आगे का नहीं समझेंगे। जी सर, मैं कल से रेगुलर ही हूँ इसीलिए। ठीक, तो मिस मत कीजिए कोई क्लास, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भूताग्नि। क्या हुआ? चलो ये हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे भूताग्नि। इसमें 5 प्रकार के हैं। एक तो भौमाग्नि, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। आप्याग्नि, जिसमें जल तत्व की प्रधानता है। आग्याग्नि मतलब अग्नि तत्व की प्रधानता, और वायुअग्नि मतलब वायु तत्व की, और आकाश अग्नि आकाश तत्व की प्रधानता है इसमें। और ये कहाँ रहता है, ठीक है, अग्नियों का ये जो समूह है कहाँ रहता है, लीवर में रहता है। ये क्वेश्चन का ध्यान रखना आप लोग, कहाँ रहता है, लीवर में रहता है, ठीक है। ये जी अब सर हम इनका नेक्स्ट देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन करके बता दीजिए, भूमाग्नि के बाद समझ नहीं आ रहा है। भूमाग्नि, आप्याग्नि, आप्या मतलब होता है जल, ठीक है।
आप्याग्नि, तीसरा है आग्नेयाग्नि, आग्नेय, आग्नेय अग्नि, अग्नि तत्व की प्रधानता, वाव्य अग्नि, वायु तत्व की प्रधानता, आकाश अग्नि, आकाश तत्व की प्रधानता। ठीक है, ये अग्नि जो है जठराग्नि के बाद जो सार भाग बनता है उस पे ये कार्य करता है। ठीक है, ये अग्नि क्रिया होती है। और ये भूताग्नि की क्रिया के बाद धाताग्नि की क्रिया होती है, धाताग्नि की क्रिया। ठीक है, और ये 7 होते हैं, रसाग्नि, रक्ताग्नि, इस तरह से 7 आगे हम देखेंगे। समझ में आ गया? अग्नि अग्नि वो पैंक्रियाज में वही वही का वो बता रहे हैं ना? पैनक्रियाज कहाँ चले? ये लीवर है ना, इसका जो स्थान अच्छा सर, ओके। सर हाँ, मतलब ये ये जो सब लिवर में प्रेजेंट है? वो तो ये जठराग्नि हाँ, का बता रहे हो, वो तो जठराग्नि का पकवास है और वो आमाशय हो गया। हाँ, ये अब आगे हम भूताग्नि, आगे पढ़ रहे हैं जठराग्नि के बाद। ठीक है, ये भूताग्नि हो गया, इसका स्थान कहाँ है? लीवर है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, लीवर मतलब यकृत, और इसकी संख्या कहाँ है, कितनी है? 5। आगे बढ़े और देखो, यहाँ से लीवर में पाचन तंत्र में विद्यमान अग्नियों की सहायता से भोजन 5 श्रेणियों में बट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भोजन क्या हो गया? 5 भाग में डिवाइड हो गया। अब सब भाग में याद रखना, 5 महाभूत होते हैं, लेकिन प्रधानता की बात मैं कह रहा हूं। तो 5 भाग में बट गया और ये शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। वहां से फिर ये धाताग्नि की क्रिया होती है, ये याद रखना। ठीक है, धाताग्नि की क्रिया। अब कौन कौन से धाताग्नि है वो हम आगे देखते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। क्या? 5 श्रेणियां, 5 भागों में भाग होता है। श्रेणी मतलब डिवीजन, 5 भागों में बट जाता है भोजन। ठीक है, सार भाग। और यहाँ पे भी फिर मल का निर्माण होता है, वो अलग हो गया। और फिर सार भाग जिसपे धाताग्नि की क्रिया होगी, जिसमें रस का निर्माण, रक्त का निर्माण, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब का निर्माण होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जठराग्नि और भूताग्नियों की सहायता से 5 भूतों के रूप में परिवर्तित हुआ। अब 5 रूप में, अभी मैंने बताया ना, 5 भाग में बट जाता है भोजन। परिवर्तित हुआ अन्न रस, वो जो रस है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। अन्न रस धाताग्नियों की क्रिया के द्वारा वो पूरे शरीर में पहुंचता है। वो कौन कौन सा है? देखो यहाँ पे, देखो वहां विद्यमान अग्नियां इसका पुनः पाचन करती है, फिर से पाचन होता है। ये जो अग्नि की क्रिया होती है ना, धाताग्नि की क्रिया, जब जब जठराग्नि, पंच महाभूताग्नि और धाताग्नि की क्रिया होगा, तो उस समय समझो भोजन का पाचन हो रहा है। अभी तक भोजन नहीं पचा है पूर्ण रूप से, अभी भी पाचन की क्रिया चालू है। ठीक है, तो फिर ये पुनः पाचन करता है। ठीक है, और फिर पाचन करके यह रस का निर्माण करेगा, रस का करेगा, रक्त का करेगा, मांस, मेद, अस्थि, ये 7 धातु का निर्माण करेगा। और कौन कौन से बनने के लिए, रस बनने के लिए कौन सी क्रिया होगी? रसाग्नि की क्रिया होगी। रक्त बनने के लिए कौन सी क्रिया होगी? रक्ताग्नि की क्रिया होगी। फिर मांस बनने के लिए कौन सी क्रिया होगी? मांसाग्नि की। मेद बनने के लिए मेधाग्नि, अस्थि के लिए अस्थाग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। ये देखो यहाँ मैंने भी बताया था ना, 2
स्त्री के लिए रजोग्नि का मतलब महिलाओं में जो रज का निर्माण होगा किसके लिए, रजाग्नि की क्रिया के द्वारा, और शुक्राग्नि का द्वारा पुरुष में किसका निर्माण होगा, वीर्य का निर्माण होगा। ठीक है, सर कहने का मतलब ये है जो हमारी सप्त धातु हैं उनसे ही रिलेटेड हो के ये चीजें बनी। बिल्कुल सारे ही रिलेट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सप्त धातु हमने समझ लिया तो बस उसी का कॉन्सेप्ट ही आया जा रहा है, मतलब जोड़ जोड़ के प्लस 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 करके। बिल्कुल वैसे ही वही कॉन्सेप्ट है, वही याद रखना है आपको, है ना। अब यहाँ समझो, एक मैं ये चार्ट इस तरह का बना हुआ है, फ्लो चार्ट कह सकते हैं इसको। अब भोजन आया, जो अभी मैंने समझाया अभी से स्टार्टिंग से, इसका निचोड़ है ये। भोजन आयुर्वेद के अनुसार भोजन जठराग्नि के द्वारा कौन सा वायु यहाँ पे काम करता है, समान वायु और पाचक पित्त। ठीक है, दोनों जो पित्त पाचक पित्त क्या है, ये पित्त के प्रकार थे। एक आदमी को माइक अनम्यूट करके बताइए, इसमें अग्नि शांत है, पित्त के प्रकार बताइए, शालिनी जी बताइए। जब आलोचक था, आलोचक था ना सर? बताइए पाचक बताइए। रंजक, पाचक रंजक साधक आलोचक और भ्रांजक। भ्राजक, भ्राजक, भ्राजक है ना। तो ये जो है 5 प्रकार के पित्त थे, और वो जो है फिर क्या करता है, सार भाग में परिवर्तित कर दिया। इसको हम प्रसाद भाग कहते हैं, मैंने कई बार जिक्र भी किया था। और असार, असार मतलब किट भाग, मल जिससे बनता है। इसके बाद वो सार भाग पे भूताग्नि की क्रिया हुई, मैंने बताया था आपको, भूताग्नि की क्रिया हुई। और फिर भूताग्नि की क्रिया के बाद उस 5 जो भाग में विभक्त हो गया भोजन, उस पे धात्वाग्नि की क्रिया होगी। ठीक है, और धाताग्नि की क्रिया के बाद, धाताग्नि क्रिया के बाद लास्ट में ये मल बना। एक मैंने बोला ना कि हर एक क्रिया के बाद मल का निर्माण होता है। और दूसरा सार भाग बना, इस सार को हम ओज का नाम दे दिए। ठीक है, और यहाँ लास्ट में क्या था, अंतिम शुक्र धातु का निर्माण हुआ था, अंतिम। ठीक है, और उस शुक्र से ही ओज धातु का निर्माण होता है, ओज। और ओज के प्रकार बताए हमने 2, एक तो पर था और दूसरा अपर। अपर। एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए, पर की मात्रा कितनी थी? पर का मात्रा पर 2 से 8 बिंदु 2 तक से मात्रा 8। और अपर का आधी अंजलि। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया चार्ट, निचोड़ था कैसे कैसे। सर एक बार चार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे मीन्स दोबारा से, चार्ट के एक बार जल्दी से एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखो सर पहले सर हमने सार पूछिए। हो गया, प्रसाद भाग, ये साथ में कीट भाग क्या है सर, ये मैं समझ नहीं रहा। असार क्या हुआ? आप कहीं चले जाते हैं क्या घूमने के लिए? ध्यान रखिए ना क्लास में। नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू था तो उस वक्त नहीं हो पाया था क्लियर, तो मैंने सोचा आगे देख लूंगी, मैं पूछ लूँ। कीट भाग वेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी ना, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान देके सुनिए। भोजन हमने ग्रहण किया सबसे पहले, इसके बाद उस भोजन पे जठराग्नि की क्रिया हुई। कौन सा अग्नि काम किया? जठर, जठर अग्नि कहाँ पे है? एक एक ध्यान से सुनना, पूरा निचोड़ बता रहा हूं मैं। पहला क्या है? जठर अग्नि का क्रिया हुआ भोजन, पकवासे, अमाशय पकवासे के पास है।
इस पे कौन सा वायु काम करता है? समान वायु। और कौन सा पित्त? पाचक पित्त। ये दोनों वर्ग किया। इसके बाद उस भोजन को जठराग्नि के बाद सार भाग में परिवर्तित हो गया, ठीक है, जिसको हम यूज्ड कहते हैं शरीर में, यूज्ड मटेरियल, प्रसाद भाग। और ये हो गया दूसरा वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जिसको हम किट भाग कहते हैं, वेस्ट। और वेस्ट कौन कौन सा है? जिसको हम मल कहते हैं, वो पुरुष के रूप में बाहर निकलता है, स्वेद के रूप में। पुरुष का मतलब होता है स्टूल, स्वेद मतलब स्वेटिंग, पसीना, मूत्र मतलब यूरिन, ठीक है, यूरिन से बाहर निकल गया। इसके बाद जो सार भाग था उस पे भूताग्नि की क्रिया होगी। भूताग्नि पंच महाभूत, 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो अग्नि है से रिलेटेड पंचाग्नि, पंचभूताग्नि, वो सारे क्रिया होगा। और भोजन को 5 भाग में बांट दिया। और वो 5 भाग जो है, उस 5 भाग पे धाताग्नि की क्रिया होगी। कौन कौन सा धाताग्नि था? 7, रसाग्नि, मेदाग्नि, रक्ताग्नि, मेदाग्नि, रस मास, मेदाग्नि, अस्थाग्नि, मज्जाग्नि, इस तरह से शुक्राग्नि, ठीक है। इस तरह से 7 जो है धाताग्नि की क्रिया होगी। किस पे? इस 5 भाग में बटे भोजन पे। अब क्या होगा? वहां से जो धाताग्नि की क्रिया होगी उसके बाद फिर से मल का निर्माण होगा, वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा और ओज का निर्माण हुआ। इसको हम सार भाग कहेंगे। सार भाग फिर से बना और लास्ट में कौन सा निर्माण हुआ? शुक्र का निर्माण होता है और शुक्र से ही ओज बनता है। मैं कई बार इसकी चर्चा करी है। शुक्र से ओज बना और ओज का प्रकार था पहला पर, दूसरा अपर। अपर की मात्रा आधा अंजिल पूरे शरीर में, पर की मात्रा 2 से 8 बिंदु, ठीक है। पर के क्षय होने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है और अपर के क्षय होने से उत्साह, बल, ये सब की कमी होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत इसको समझने नहीं में? सर, थैंक यू सर, थैंक यू, कुछ नहीं, थैंक यू, क्लियर हो ओके। गया पूरा सर। जी सर, जी सर। इस तरह समझो कि आपको एकदम सेकेंडरी मेमोरी में चले जाना चाहिए, कभी भूले ही नहीं इसके प्रोसेस को। ऐसा है? कभी भूलेंगे तो नहीं? नो सर सर। इसकी जो मात्रा थी पर और अपर की, वो क्या बताई थी आपने? पर की पर मात्रा का 2 से 8 बूंद और अपर आधी अंजिल। आधा अंजिल उल्टा। मतलब? दोनों हाथ को जोड़ते हैं ना, पाम को, और आधा अच्छा, चुल्लू अंजिल भर ठीक पानी है, कहते हैं ना, चुल्लू भर। ठीक है, ठीक है, किलो ठीक। एक्सक्यूज मी सर, सर जो ये एक तो किट वाला मल है और एक मल है जो धातु अग्नि के बाद मिल रहा है, ये दोनों सेम है? हाँ, उसी के रूप में, उसी को समझो आप। किसी रूप में, वेस्ट के रूप में निकल जाना, जो भी बचा खुचा है पुरीस के रूप में निकल जाना, मूत्र के रूप में निकल जाना, जो भी बचा खुचा। हाँ तो मतलब सर ये दोनों मल सेम ही है ना? हाँ, कुछ कह रहे हैं कोई? सर भूताग्नि की संख्या कितनी बताई थी? भूताग्नियां होता है ना 7, जो अग्नि 7 जो हमारे धातु थी, धाताग्नि, जी सर। और भूताग्नि 5, सॉरी 5 भूताग्नि और 5 ये 7 जी। पंचमहाभूत, उसी से समझो आप। जी सर, थैंक यू। ओके। सर ये जो सार है ना, वही मेरा भी क्वेश्चन है। ये जो सार है उसमें जो वेस्ट है उसी से ही ये पूरी श्वेत और यूरिन जो है बनता है, वही चीज है ना, सेम? हाँ जी, सार सार तो अलग निकल गया और पुरीस एक तो अलग निकल गया, वेस्ट, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो एक क्रिया होती है धातु, उस टाइम पे भी
मल निकलता है। कुछ जो बच गया हो, जो जितनी बार क्रियाएं होगी वेस्ट निकलेगा। ठीक है, सर ये वाला मल जो है वो नेल्स और बाल ये वाला हो सकता है? नहीं, कौन सा? नहीं नहीं ये वो किसी भी रूप में हो सकता है। अब जैसे कि देखो ना, नाखून बढ़ता है ना, सर वो ग्रोथ अस्थि करता वाले है। मल में आता है, वो अस्थि के मल में आता है सर। हाँ वो मैं समझ गया, बट किसी रूप में हो सकता है। जब बॉडी ग्रोथ करता है, धाताग्नि क्रिया तो कहीं ना कहीं नाखून का भी बढ़ना, ग्रोथ कर रहा है ना, तो बिल्कुल उसमें आ सकता है। ठीक है, इसका मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, बट हाँ उसमें रूप में ले सकते हैं। अपने बुद्धि विवेक से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो, क्योंकि बॉडी ग्रोथ कर रहा है, नाखून बढ़ रहा है, आंखों से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं सारी क्रियाएं होती रहती हैं, तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तो बिल्कुल हो सकता है सर वो। इसको मैं इसलिए मैंने बोला क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि नेल्स जैसे खुरदुरे होंगे तो इन सब चीजों की कमी होती है, अच्छे हैं चमकीले हैं तो ये चीजें हैं, मतलब हाँ ये चीजें हम बिल्कुल देख बिल्कुल। सकते हैं। अब वो जिसका अच्छा रहता है उनके देख लो नेल चमकते रहते हैं, मतलब सब कुछ है। ऐसा नहीं, पूरे शरीर चमकीला वो रहता है, पूरे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है वो। ठीक, ठीक है। तो आज हमने ये देखा, ज्यादा थोड़ा सा आप लोग था फास्ट समझना भी है, ताकि मैं जल्दी इसको टॉपिक को एंड कर पाऊं। एक ये लास्ट पढ़ा देता हूं, फिर इसको खत्म करते हैं ये टॉपिक। ठीक है, आमरस कल पढ़ेंगे फिर। मैं सोचा था कि इसको भी खत्म कर दूंगा। चलो ये लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। धातुओं के मूल रूप में 3 भाग हुआ है, मतलब बांटे गए हैं। एक तो स्थूल रूप में, सूक्ष्म या अनुरूप में, और मल। स्थूल रूप में जो रहता है वो धातु का पोषण करता है, और जो सूक्ष्म रूप में रहता है वो धातु का निर्माण करता है। जैसे रस है, ठीक है, रस क्या करेगा? रक्त का निर्माण करेगा। रक्त क्या करेगा? रस रक्त मांस का निर्माण करेगा। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाता है। तो वो सूक्ष्म जो रूप में रहता है धातु, वो अगले धातु का, और जो मल है वो मल का पोषण करता है। ठीक है, तो ये है। तो 3 भाग हो गया, स्थूल, सूक्ष्म या अनुरूप, और तीसरा मल रूप। ये 3। यहाँ देखो शॉर्ट में वो एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप देख लेना, समझ लेना। ठीक है, रस, ये जितने धाताग्नि है, रस रक्त मांस, उपधातु डायरेक्ट कोरिलेट है, स्तन्य या आर्तव्य, रस जिसका पोषण स्थूल भाग हो गया, और सूक्ष्म भाग क्या हो गया? रस रक्त धातु, मल क्या बना? कफ बना। ठीक है, यहाँ पे जो कफ जो बनता है ना, हाँ 1 मिनट, ये जो आप पूछ रहे थे, यहाँ पे ये कफ का जो मल का जो निर्माण होता है, ये श्लेष्मा के रूप में होता है, बबल गम्स हो गया, इस रूप में होता है। ठीक है, इसको समझना, जिससे सार बबल वाले गम्स हो में गया सर, ना, सार वाले में ये यहाँ पे ये जो मल है, ये वाला, धातु अग्नि वाला। हाँ जी। तो जो बबल गम्स निकलते हैं ना नाक से इस तरफ से, वो ये मल होते हैं। बलगम। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। और भी हो सकते हैं। ठीक है, बट मुझे एक जगह याद आया कि मैं पढ़ा था, तो सर इस मल का मतलब स्पेशली हम ये बोले कि कफ होता है, जो कफिंग होती है ना? कफ कफ होता है, म्यूकस हो गया, ये सारी चीज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसको चार्ट को पढ़ लेना। रक्त हो गया, कंडरा जिसको टेंडन कहते हैं, सीरा। स्थूल भाग क्या हो गया? रक्त हो गया, और इसका जो सूक्ष्म भाग क्या हो गया? मांस। और मल क्या हो गया? पित्त के रूप में निकलता है। ये 3 भाग जो बताया ना मैंने, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग, मल भाग, यहाँ पे देखो सारा धातु का दिखाया गया है। देखो मल यहाँ पे श्वेत भी हो गया, केश, लोम, नख। ठीक है, ये सारे चीज है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग देख लोगे।
सिर्फ धातु के हिसाब से मल निकल रहा है, इसका ये मतलब निकल। हाँ 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 हाँ। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग कुछ होमवर्क भी करना है, इसको देखना खुद से, ठीक है। जी सर। वही सही है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सर ये ऊपर रक्त में कंडरा सीरा इसके बाद आता है लिखा है, आमरस। ये क्या है? कंडरा मतलब टेंडेंस, ओके सर। ठीक है। सर कंडरा टेंडेंस, को शीरा लिखा है सर वहां पर। कंडरा और सीरा मतलब सीरा समझ लो ना, स्नायु, वेन, ये सारे नर्व्स, सर ये नर्व्स, एक ही वर्ड है क्या, कंडरा सिरा? एक ही वर्ड है क्या, कंडरा सिरा? सर टेंडन नहीं सर। ये अलग होना चाहिए, अलग है, अलग है, अलग है। कंडरा अलग है, सीरा अलग है। सर शायद कंडरा को ही सीरा बोलते हैं सर, ठीक है। वेन बोलते हैं, और टेंडन शायद नहीं सर होता सर। जैसे पढ़ा है सर जैसे कंडरा मांस का बताया है वसा और यानी त्वचा, उससे इसी तरह जो रक्त है उसका कंडरा यानी कि शिराएं, वेन्स बनती हैं या ऐसा कुछ। ये वो बहता है उसमें। कंडरा, हाँ वो हाँ, सीरा, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ऐसा। हाँ सीरा मतलब वेन्स ही हो गया ना, सीरा मतलब क्योंकि नीचे लिखा है ना कि जो वसा है वो त्वचा बता रखा है इसमें, जो मांस का दिया है। सर वो टेंडन नहीं सर, वो शिरा हाँ। ही है, क्योंकि मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने शुरुआत में भी आपने पूछा था तब शिराए जवाब दिया था, वेन या धमनी ऐसा हाँ बोला था। हाँ, वो शिराएं अच्छा, बनती है, तो रक्त कंडरा की शिराएं, ठीक है, मैं आर्टरीज एक बार फिर होगा। से जो रक्त की शिराएं बनती हैं। हाँ जी, हाँ, वो उसमें से वाहन आर्टरीज होता है और उसका। वेन्स। ठीक है, इसको देख लेंगे इस बार, है यस ना, फिर यस यस। हाँ जी। इसको आप देख लेना। नेक्स्ट आमरस होता है, आमरस आपके लिए होमवर्क है, आमरस देख के आना कि पढ़ा सर दूं आप सर लोग। वो मैंगो, सर आमरस को मैंगो जूस समझ लेंगे सर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। अरे मैं जब पढ़ाई करता था उस टाइम पे भी हम यही सोचे थे कि आमरस। चलो ये दो टॉपिक है, खत्म कर देते हैं कल। इसके बाद त्रिदंड पढ़ेंगे कल से, इसको खत्म ही कर देते हैं। आमरस देखो क्या होता है ना, कि खाना जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं, ठीक है, तो वो फिर आमरस कहलाता है। अपच भोजन, उसको हम आमरस कहते हैं। अपक अवस्था में जब भोजन रहता है वो आमरस कहलाता है। और यही जो है रोग उत्पन्न होने के कारण है। अगर आमरस है तो मतलब कई सारे रोग, पेट से रिलेटेड कई सारे रोग जो है आता है, पित्त से रिलेटेड अपक हो जाता है भोजन, ठीक है। इसी को हम आमरस कहते हैं। वो आम मत समझ लेना आप लोग, ठीक है, मैंगो सर जूस। एसिड कॉन्स्टिपेशन वो है क्या? ना ना, खाना जब ना पचे ना। अजीर्ण, अजीर्ण वाला जो होता है सर। हाँ देखो, जठराग्नि जलन होती है गले में। अरे अग्नि सर जब को मंद पड़ जाए, सुन लो, अबे सुन, जठराग्नि जब मंद पड़ जाए ना, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि ये खाना जो है पचता नहीं है। आप खाना खाए, पानी पी लेते, कहते हैं ना जठराग्नि मंद पड़ गई है, तो उस टाइम पे डाइजेशन नहीं हो ना, तो जो खाना जो बचा हुआ है आपके, माइक म्यूट कर लो, जो बचा हुआ है वो अपच हो जाना। अपच भोजन तो जानते हैं ना, उसी को आमरस कहते हैं। सिंपल सा है। और ये सर ये कई भी कह सारे रोग, सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन स्लो हो जाता है। समझ लो, आपको उस तरह का। माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये अपच भोजन को आमरस कहते हैं, सीधा समझो आप। और आयुर्वेद के अनुसार जरावस्था वृद्धावस्था के कारण, देखो बाल्य अवस्था में क्या होता है कि अग्नि तेज रहती है, जल्दी खाना पच जाता है। वही धीरे धीरे 60 वर्ष के पश्चात क्या हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाए, उस टाइम पे खाना संयमित कर लेना चाहिए। ठीक है।
तो ये आमरस समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। अनडाइजेस्टेड अब फूड सर। आज थोड़ा ज्यादा हो गया आप लोगों को लगता है, ज्यादा पढ़ा। नहीं सर ठीक है। सर अपक्व टॉपिक बोले ज्यादा तो जो नहीं पचता है वो अंश क्या, जो खाने में जो नहीं पचता है वो अपच भोजन, ठीक है। सर वही जठराग्नि बंद हो जाने के क्लास दी आमरस हो गया, अपच भोजन। हाँ सर वही आमवात सर इसके इतनी बाद स्पीड में पढ़ेंगे तभी होगा कंप्लीट। आमवात इसी आमवात होता है सर, रोमेटिक अर्थराइटिस, वो जॉइंट में वो आम चला जाता है, अपच भोजन, और उसी से गैस से फिर आमवात होता है ना सर, रोमेटिक अर्थराइटिस। हाँ बोल सकते हैं। आम बात वही होगा कि ज्वाइंट्स में जो भी पेन हो गया ना, ज्वाइंट पेन उसको कहते हैं आम बात, वो इसी खाना अपच होने की वजह से भी हो सकता है। सिर्फ यही रीजन नहीं है, और भी रीजन हो सकता है, बट एक वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। पाचक पित्त और रंजक पित्त के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सर कल, वो कहाँ का रहता है, क्या रहता, उसका काम क्या कर रहा है। आप सर नहीं थे पीछे क्या? रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, पीछे रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग हैं नहीं आपकी। सर, मेरे को कल और परसों 2 दिन मेरे को आपको अटेंड करना नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग्स हैं, देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा ना हो गया क्या वो तो पोर्शन, रंजक पित्र और पाचक पित्र सारे हो गए। वात पित्त कफ तीनों के प्रकार भी हो गए हैं। वो तीनों, हाँ तीनों प्रकार को हो गया। फिर वो कहाँ का रहता है, कहाँ की, उसका काम क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। आश्रय स्थान भी बता दिया है, ठीक है। उसके क्या काम है वो सारे बता दिए हैं। आप ओके नोट्स रिकॉर्डिंग ऑफ कर सर दीजिए। अभी की रिकॉर्डिंग ये ऑफ आप कर आगे दीजिए। पढ़ाएंगे, आगे टॉपिक लेंगे क्या, रिकॉर्डिंग या आज यहीं पे करें सर? आज यही पे एंड है। रिकॉर्डिंग रिवीजन देखती हूँ। ओके जी सर। सर। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर आप थैंक यू अभी सो मच। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। रिकॉर्डिंग कौन कर रहे थे? रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे त्रिदंड, ठीक है, देख के आना। क्वेश्चन पूछूं या फिर आज ज्यादा हो गया, रेस्ट करेंगे आप लोग? बस अभी जाने